क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी को कंप्लीट होके 9 साल हो गए हैं, बट आज भी मूवी फैंस इन तीनों मूवीज के पावरफुल मोमेंट्स को याद करते हैं। सो एज अ ट्रिब्यूट टू बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस, मैंने इस वीडियो में नोलन्स बैटमैन ट्रिलॉजी के टॉप 10 मोमेंट्स की लिस्ट बनाई है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द लिस्ट। बैटमैन बिगिंस में बैटमैन का पंगा रहता है स्केयरक्रो से। उनके पहले फाइट में स्केयरक्रो बैटमैन पर लोगों के इनर फियर्स को विजुलाइज करने वाली गैस छोड़ देता है और बैटमैन को हराता है। बट सेकंड टाइम जब बैटमैन की स्केयरक्रो से फाइट होती है, तब वो स्केयरक्रो का ही गैस उसी के ऊपर यूज कर देता है। बट यहाँ पे स्केयरक्रो को हराने के बाद उसके सामने 2 बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सबसे पहला तो ये रहता है कि स्केयरक्रो ने रेचल को गैस का एक हेवी डोज दिया रहता है, और दूसरा ये होता है कि चालाक स्केयरक्रो वहां पर पुलिस बुलाता है। कमिश्नर लोएब को ये पसंद नहीं रहता कि बैटमैन जैसा कोई विजिलेंटे कानून हाथ में ले रहा है, इसीलिए बैटमैन को पकड़ने के लिए वो ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स और स्वॉट ऑफिसर्स को भेजता है। सो बैटमैन को अब रेचल को भी बचाना है और इन 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और स्वॉट ऑफिसर्स के बीच में से सेफली निकलना है। इस सिचुएशन में वो उसकी टेक्नोलॉजी यूज करता है और सबसे पहले वो कुछ वेव्स छोड़ के टेंस ऑफ 1000 बैट्स को लोकेशन पर बुलाता है और इन्हीं हजारों बैट्स के बीच में से अपना बैटमैन बैड एस अंदाज में भाग के निकलता है। फिर उसे रेचल को एंटीडोट दे के बचाना होता है, जिसके लिए वो यूज करता है ये पूरा बैट्स के बीच में से निकलने वाला एस्केप सीन और टम्बलर का चेस सीक्वेंस। तीनों मूवीज का पहला बड़ा एक्शन सेट पीस था और इसे ब्रिलियंटली दिखाया है। He's flying on rooftops. द डार्क नाइट राइजेस मूवी के ओपनिंग सीन में हम इंट्रोड्यूस होते हैं इस ट्रिलॉजी के तीसरे मेजर विलन से। No one cared who I was till I put on the mask. इस पूरे ओपनिंग सीन में बेन ने एक से बढ़कर एक हार्डकोर डायलॉग मारे हैं और पीछे थ्रिलिंग बैकग्राउंड म्यूजिक चालू रहता है। Who are you? It doesn't matter who we are. What matters is our plan. बेन के ये तूफानी डायलॉग्स, ऑसम बैकग्राउंड म्यूजिक और टॉम हार्डी की एक्टिंग सिर्फ 5 मिनट में हमें इम्प्रेस कर जाती है। बट तभी ये एक्शन सीन अलग ही लेवल पर चला जाता है। सीआईए के छोटे प्लेन के ऊपर और एक बड़ा प्लेन आता है और बेन के गुंडे अपने बड़े प्लेन से सस्पेंडर्स लगा के इस छोटे प्लेन पर उतरते हैं और सीआईए वालों पर अटैक करते हैं। ये पूरा सीक्वेंस विदाउट सीजीआई बनाया गया था और एंड रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहा। Calm down, Doctor. Now is not the time for fear. That comes later. गौतम को डिस्ट्रॉय करने के प्लान से राज अल गुल गौतम में आता है, और वो आता भी कैसा है, सीधा अपने एनिमी बैटमैन के पार्टी में उसके घर में घुस के। यहाँ पर आने के बाद राज और ब्रूस के बीच में बहुत मस्त कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। राज का मानना ये रहता है कि अगर किसी भी बड़े शहर और उसका सिविलाइजेशन बुरी राह पे है और बहुत खराब हो गया है, तो लीग ऑफ शैडोज का ये फर्ज होता है कि वो उस सिविलाइजेशन को तबाह कर दे और उस सिविलाइजेशन को एक तरह से एक रीसेट बटन दबा दे। बट बैटमैन का अच्छाई पे भरोसा होता है और वो रेचल जैसे कुछ ही अच्छे लोगों के स्पिरिट के लिए लड़ता रहता है। यहाँ पर बैटमैन और राज अल गुल के बीच के आइडियोलॉजीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है और इसी में क्रिश्चियन बेल और लियाम नीसन की हार्ड हिटिंग डायलॉग डिलीवरी ने इस मोमेंट को क्लासिक बना दिया है। फाइनली राज ब्रूस के सामने वेन मैंशन को जला देता है और ब्रूस को इंजर्ड करके उसे उसके घर के साथ ही जलने के लिए छोड़ देता है। कुछ ही टाइम में वहाँ पे एल्फ्रेड आके ब्रूस को बचाता भी है, बट इस पूरे हादसे में बैटमैन का हौसला टूट जाता है। तभी इस पूरे सीक्वेंस का एंड होता है बैटमैन बिगिंस के फेमस डायलॉग से। Why do we fall? So that we can learn to pick ourselves up. हार्वी डेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि वो खुद ही बैटमैन है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। इस वजह से वो अब जोकर के हिट लिस्ट पर आ जाता है। अगले ही सीन में पुलिस हार्वी डेंट को दूसरे लोकेशन पर लेके जाती है और तभी जोकर और उसके गुंस हार्वी की आर्मर्ड व्हीकल और बाकी पुलिस कार्स पर अटैक कर देते हैं। जोकर की छोटी गन्स हार्वी के आर्मर्ड व्हीकल को डैमेज नहीं कर सकती। ये देख के जोकर सीधा एक बजूका निकालता है
ये बजूका वो हार्वी वाले गाड़ी पर फायर करता ही है, इतने में वहां पे बैटमैन अपने टम्बलर लेके आ जाता है। जैसे ही जोकर फायर करता है, बैटमैन वो मिसाइल अपने खुद के टम्बलर पे ही ले लेता है और इस मिसाइल के इम्पैक्ट से उसकी बैटमोबाइल टम्बलर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जोकर को रोके तो कैसे रोके, बट फिकर नॉट, टम्बलर सीधा ट्रांसफॉर्मर्स की तरह कुछ चेंज होती है और बनती है बैट साइकिल। फिर यहाँ से शुरू होता है बैट साइकिल चेस ऑफ जोकर। द डार्क नाइट के ये बैट साइकिल के सीन्स पूरे तीनों मूवीज के सबसे कूलेस्ट मोमेंट्स रहे। Now there's a Batman. और इस पूरे चेस की एंडिंग चेरी ऑन द टॉप मोमेंट रही, जोकर का ये ट्रक फ्लिप। He missed! इस पूरे सीक्वेंस में एक सेकंड का भी सीजीआई यूज नहीं किया गया था। इस ट्रक फ्लिप में एक्चुअली एक स्टंटमैन ड्राइवर बैठा हुआ था और तो और उन्होंने ये बैट साइकिल स्पेशली डिजाइन भी की थी और उसे डायरेक्टली रोड पर से शूट किया गया था। ये ट्रक को पलटी करने का सीन और ये पूरा बैट साइकिल एक्शन सीक्वेंस इजीली फिल्मों के ग्रेटेस्ट एक्शन सेट पीसेस में से एक है। द डार्क नाइट राइजेस के मिड में कैटवुमन बैटमैन को धोखा देकर बेन के अंडरग्राउंड बेस में लाती है और यहाँ पर हमें देखने मिलती है बेन वर्सेस बैटमैन की पहली फाइट शुरू होते ही ये पता चलता है कि बैटमैन थोड़ा वीक है और बेन उसे धो रहा है और उसे मारते मारते यहाँ पर भी बेन एक से बढ़कर एक भयंकर डायलॉग्स मारता है। You think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. मूवीज में हीरोज हमेशा ही एक दो बार विलन से पहले मार खाते हैं, बट रेयरली हीरो की इस तरीके से बुरी पिटाई होती है। मुझे आज भी याद है, ये सीन थिएटर में देखते हुए पूरा थिएटर सुन पड़ गया था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि बैटमैन इतनी बुरी तरीके से पिट रहा है। फाइट के एंड में बेन बैटमैन को हवा में उठाता है और उसकी बैक को अपने घुटने पे जोर से मार के उसकी पीठ तोड़ देता है। ये बेन ब्रेकिंग बैटमैन्स बैक सीक्वेंस 1993 के बैटमैन द नाइटफॉल कॉमिक सीरीज से लिया गया था और इसका ये ऑन स्क्रीन एडिप्टेशन सभी को गूज़बम्प्स लाने वाला था। द डार्क नाइट के शुरुआत में ब्रूस, उसकी यूरोपियन गर्लफ्रेंड और हार्वी और रेचल एक होटल में डबल डेट पर होते हैं। तभी कॉन्वर्सेशन के सीन में हार्वी इस मूवी का एक लेजेंडरी डायलॉग मारता है, You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. बट ये डायलॉग आगे चल के हार्वी के बारे में ही लागू होना एक बहुत ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले राइटिंग थी। रेचल के मरने के बाद हार्वी भी हॉस्पिटलाइज्ड होता है क्योंकि उसका आधा फेस जला रहता है। तभी हॉस्पिटल में जोकर आता है और हार्वी को मैनिपुलेट करने लगता है। यहाँ पर वो हार्वी को बताता है कि जो भी लोग प्लान्स करते हैं, स्कीम्स करते हैं, ये जो दुनिया के जो भी उसूल है, उसी को जोकर ब्रेक करना चाहता है। फिर वो चाहे मॉबस्टर्स हो या फिर पुलिस, सभी के प्लान्स उसे पसंद नहीं है। जोकर उसे कहता है कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर मरता है तो दुनिया में कोई पैनिक नहीं करता, बट अगर कोई मेयर मरता है तो सोसाइटी में अफरा तफरी मच जाती है। जोकर ऐसे ही कुछ केओस और एनार्की के डायलॉग मारता है और हार्वी को उकसाता है और इसी केओस को जोकर पसंद भी करता है। I'm an agent of chaos. मूवी के शुरुआत में ब्रूस और अल्फ्रेड के बीच में भी एक कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें अल्फ्रेड ब्रूस को बताता है कि कुछ बुरे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ हासिल नहीं करना, उन्हें बस दुनिया को जलाना है। Some men aren't looking for anything logical. Some men just want to watch the world burn. अल्फ्रेड का ये हार्ड हिटिंग डायलॉग जोकर के बारे में परफेक्टली लागू होता है और हार्वी के साथ इस कॉन्वर्सेशन में जोकर इस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए दिखाया है। जोकर इस सीन में ब्रोकन हार्वी को पूरी तरह से मैनिपुलेट करता है और उस बेचारे अच्छाई के पुजारी हार्वी के मन में आग लगा देता है। ये पूरा कॉन्वर्सेशन तीनों मूवीज का एक वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस रहा। बैटमैन की पीठ तोड़ने के बाद बेन उसे अपने पिट में डाल देता है। वो एक ऐसा जेल होता है जहां पर दीवार पे चढ़ के निकल तो सकते हो, बट वहां पे ऊपर एक लंबी छलांग लगानी पड़ेगी और उस छलांग में से अगर नीचे गिरते हो तो सीधा मर जाओगे। ब्रूस यहाँ एक प्रिजनर के साथ मिलके अपने पीठ को ठीक करता है और वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करता है। ट्रेनिंग करने के बाद वो छलांग लगाने की बार बार कोशिश करने लगता है, बट हमेशा छलांग लगाते हुए वो एक रस्सी को यूज करता है और हमेशा नीचे गिरता है।
एक रात ब्रूस और उसके नजदीकी जेल के अंधे कैदी के बीच में बहुत मस्त कॉन्वर्सेशन होता है। कैदी उसे कहता है कि मौत के डर के वजह से तुम बार बार फेल होते हो, बट ब्रूस उसे बताता है कि वो मौत से नहीं डरता। तभी वो अंधा कैदी ब्रूस को एक बहुत मस्त लाइफ लेसन देता है। वो उसे बताता है कि ब्रूस को मौत से डरना चाहिए, क्योंकि मौत का डर ह्यूमन स्पिरिट की एक ऐसी ताकत है जो इंसान को इम्पॉसिबल चीजें करने में हेल्प करती है। इतना कहने पर ब्रूस को भी ये एहसास होता है कि वो भी मौत से डरता है। वो अगर उस पिट में मर गया तो बैटमैन बन के वो गॉथम वासियों को कैसे बचाएगा। यहीं पर वो कैदी ब्रूस को बोलता है, अगले ही सुबह ब्रूस जब भी उठता है तभी वो वापस छलांग लगाने के लिए जाता है और इस बार रोप यूज नहीं करता। और जब वो रोप यूज नहीं करता तभी ब्रूस को भी एक मौत का खौफ आ जाता है, जिससे वो ये एक लंबी छलांग लगाता है। ये पूरा सीक्वेंस इजीली पूरे ट्रिलॉजी के वन ऑफ द बेस्ट रहा। इस सीन तक का बिल्डअप और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक द डार्क नाइट राइजेस इस मूवी टाइटल पर बराबर लागू होता है। जोकर जब जेल में रहता है तभी गॉर्डन को पता चलता है कि हार्वी डेंट को किडनैप किया गया है, इसलिए वो बैटमैन को यहाँ जोकर से इंटरोगेशन के लिए बुलाता है और कॉमिक बुक्स के ये दो आइकॉनिक हीरो और विलन फाइनली एक दूसरे के सामने आते हैं। इस सीन के शुरुआत में ही इंटेंस टेंशन होता है और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। कैमरा सिर्फ और सिर्फ जोकर और बैटमैन के फेस पर रहता है। जोकर यहाँ पर बैटमैन को बोलता है कि सोसाइटी के सभी सिविलाइज्ड लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होने पर बिगड़ सकते हैं और इस दुनिया में जीने का सबसे बेस्ट तरीका है लाइफ विदाउट रूल्स। The only sensible way to live in this world is without rules. जोकर की इस सीन की पागलपंती और उसके कुछ हार्ड हिटिंग डायलॉग्स और ये बैटमैन जोकर की जुगलबंदी इस ट्रिलॉजी की हाईलाइट रही। इस पूरे सीन के एंड में जोकर बैटमैन को बता देता है कि उसने ना सिर्फ हार्वी डेंट को किडनैप किया है बट उसने रेचल को भी बंदी बना लिया है। इंटरोगेशन के स्टार्ट से इस आखिरी डायलॉग तक के सीक्वेंस में एक अलग ही जादू था। इस पूरे सीक्वेंस में हीथ लेजर ने अनबिलीवेबल एक्टिंग की है और ये एक ऑस्कर विनिंग सीन था। You have nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. बैटमैन बिगिंस में एक गुंडा जो चिल छोटे ब्रूस के सामने उसके पेरेंट्स मार्था और थॉमस वेन को मार देता है। उसी मोमेंट से ब्रूस के मन में जो चिल के अगेंस्ट एक गुस्सा रहता है और वो बड़ा होने पर भी उसके मन की आग ठंडी नहीं होती। जब जो चिल का कोर्ट में ट्रायल रहता है तब ब्रूस अपने कोट में गन को छुपा कर लाता है और उसे जो चिल को मारना रहता है, बट वो जो चिल को मारने के पहले ही कोई पागल औरत उसे मार देती है। इस सीन के बाद रेचल वहाँ पे आती है और ब्रूस को अपने कार में से लिफ्ट देती है। ऑन द वे उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है। रेचल ब्रूस को बताती है कि गॉथम का बड़ा गुंडा फैल्कोनी ने चिल को मरवाया है, तो इसके रिप्लाई में ब्रूस उसे कहता है तो मुझे फैल्कोनी को थैंक्स बोलना होगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स को जो चिल ने मारा था और आज वो मर गया तो उससे मेरे पेरेंट्स को एक तरह से जस्टिस मिल गया। तब रेचल उसे कहती है तुमने जो अभी कहा वो जस्टिस नहीं है बट एक रिवेंज है। My parents deserve justice. Well, you're not talking about justice, you're talking about revenge. Sometimes they're the same. No, they're never the same, Bruce. Justice is about harmony, revenge is about you making yourself feel better. इसके बाद रेचल ब्रूस को दिखाती है फैल्कोनी जैसे लोगों के क्राइम से बर्बाद हो रहा है और क्यों जो चिल जैसे छोटे गुंडे हर दिन तैयार हो रहे हैं। इस कॉन्वर्सेशन के एंड में ब्रूस उसे बताता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो उसके पेरेंट्स के हत्यारे जो चिल को बचपन से ही मारना चाहता है बट आज वो दुखी है क्योंकि वो उसे मार नहीं सकता। इतना कह के वो रेचल को गन दिखाता है। तभी रेचल के आंखों में आंसू आते हैं और वो उसे 2 थप्पड़ मारती है। इसी के बाद ब्रूस को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके आंखों में एक दर्द रहता है कि वो जिस राह पे था वो गलत थी और वो गन को पानी में फेंक देता है। इसी मोमेंट पर ब्रूस बैटमैन बनने की ओर अपना पहला कदम रखता है। दिस इज वेयर बैटमैन बिगिंस। मूवी के एंड में भी ब्रूस रेचल को बताता है कि रेचल ने बताई हुई चीजों को ब्रूस ने हमेशा याद रखा। I was a coward with a gun. Justice is about more than revenge, so thank you. मेरे नजर में रेचल और ब्रूस का ये कार कॉन्वर्सेशन रेचल ने मारे हुए 2 थप्पड़
और ब्रूस में आया हुआ बदलाव, ये इस ट्रिलॉजी की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट रही। जोकर के मैनिपुलेशन के बाद हार्वी पूरी तरीके से टू फेस बन जाता है और रेचल के मौत के लिए वो गॉर्डन और गॉथम पुलिस डिपार्टमेंट के बिके हुए ऑफिसर्स को जिम्मेदार मानता है, इसीलिए वो उन्हें सीधा मारने लगता है। हार्वी के टू फेस विलन बनने से जोकर एक तरीके से जीत जाता है, क्योंकि उसका ये मानना रहता है कि एक अच्छा इंसान भी बुरा बन सकता है। किसी भी इंसान को सिर्फ हल्का सा रीजन देने पर वो बुराई की खाई में गिर सकता है, और जोकर हॉस्पिटल में वही करता है, जहां वो हार्वी जैसे अच्छे इंसान को बुरा बना देता है। मूवी के एंड में टू फेस गॉर्डन के बेटे को मारने वाला होता है, तभी बैटमैन टू फेस को बिल्डिंग से नीचे गिराता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर गॉर्डन एक्सेप्ट करता है कि जोकर जीत गया, क्योंकि जोकर हार्वी जैसे इंसान को बुराई के राह पे लेके आया। हार्वी अब तक 2 पुलिस ऑफिसर्स को मारा हुआ रहता है और गॉर्डन के फैमिली को भी मारने वाला रहता है। अगर गॉथम वासियों को हार्वी डेंट के बारे में ये सब कुछ पता चले तो उनका अच्छाई से विश्वास ही उड़ जाएगा। बट तभी बैटमैन गॉर्डन को कहता है कि वो जोकर को जीतने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर हार्वी की अच्छी पब्लिक इमेज गॉथम वासियों को आने वाले कल को लेके एक उम्मीद देगी तो वही होना चाहिए। इसीलिए बैटमैन हार्वी के सारे क्राइम्स को अपने सर पे ले लेता है। बट गॉर्डन उसे कहता है कि तुम बुरे नहीं हो, तो बैटमैन उसे कहता है I killed those people. That's what I can be. No, you can't. You're not. I'm whatever Gotham needs me to be. इतना कहने के बाद बैटमैन वहां से भाग जाता है, क्योंकि सबके लिए वो अब क्रिमिनल मर्डरर बन गया है। बैटमैन के इस सैक्रिफाइस के बारे में सिर्फ गॉर्डन को पता रहता है, बट गॉर्डन बैटमैन के इस सैक्रिफाइस को समझता है और आखिरी सीन में वो कहता है He's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight. द डार्क नाइट का ये लास्ट सीन मेरे नजर में एक सिनेमैटिक ट्रायम्फ था और पूरे ट्रिलॉजी की मोस्ट पावरफुल मोमेंट थी, क्योंकि ये सीन एक तरह से पूरी ट्रिलॉजी की एक छोटी सी समरी है। तो ये थे मेरे टॉप 10 मोमेंट्स फ्रॉम द डार्क नाइट ट्रिलॉजी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये लिस्ट कैसे लगी और आपको डार्क नाइट ट्रिलॉजी में से कौन सा मोमेंट पसंद आया। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय।